नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में खड़े होने वाले 21% उम्मीदवार दागी हैं। इसके अलावा 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने प्रत्याशियों का ब्यौरा जारी किया है। सबसे अमीर प्रत्याशी देवरिया सीट से सपा प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी हैं। इनके पास 31 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं मलिनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके अलावा बसपा के 7 प्रत्याशियों में से 5, सपा के 6 और 5 और कांग्रेस के 6 में से 1 प्रत्याशी दागी है। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में कुल 88 उम्मीदवार हैं। धनंजय सिंह के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज है। उन पर हत्या का भी आरोप है। इलेक्शन वॉच के समन्वयक संजय सिंह ने एडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में निर्देश जारी किया था कि राजनीतिक दलों को आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी चुनने और साफ छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट न देने के पीछे कारण बताना है, लेकिन दलों ने आधारहीन कारण बताए हैं। मसलन एक दल ने कहा कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार की लोकप्रियता है। सामाजिक कार्यों में इससे बेहतरी होगी। राजनीति से प्रेरित मामले हैं। एडीआर का कहना है कि इससे साफ होता है कि दलों को चुनाव प्रणाली सुधारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि राजनीतिक दलों को दागी क्यों अच्छे लगते हैं। आखिर क्यों ऐसा है कि राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा दागी उम्मीदवारों पर किस्मत आजमाइश करते हैं और उन्हें चुनावी मैदान में उतारते हैं। तो आज इसी पर हम बहस करेंगे। अगले 1 घंटा हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि लगातार चुनावों में जो दागी उम्मीदवार होते हैं उन्हें टिकट दिया जाता है, उन पर दांव खेला जाता है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। मतदान होगा, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में साफ है मेघना कि ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं या तो वो करोड़पति हैं, या फिर उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, या फिर वो शिक्षित ही नहीं है। बिल्कुल काजोल, जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट एडीआर ने दी है उस रिपोर्ट के तहत कई तो करोड़पति है, यानी कि उन पर संपत्ति बहुत सारी है और कई पर आपराधिक मुकदमे बहुत सारे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर जो चुनाव किया जाता है प्रत्याशियों का, यानी कि वो प्रत्याशी जो आगे जाकर हमें एक तरह से चलाने वाले हैं, सरकार चलाने वाले हैं, जो हमारे लिए पॉलिसी बनाने वाले हैं, पॉलिसी मेकर जिन्हें कहा जाता है, क्या वो खुद भी शिक्षित हैं या फिर खुद वो अपराध नहीं करते हैं या फिर वो निर्दोष हैं। इस तरह की तमाम बातें जो हर व्यक्ति के मन में आती हैं, लेकिन उसके बावजूद साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन का भी ये कहना आ गया है कि शायद जो चुनावी दल है, जो राजनीतिक दल है, उन्हें चुनावी प्रक्रिया को सुधारने में कोई दिलचस्पी नजर ही नहीं आ रही है। बिल्कुल। जातिवादी और ऐसे तमाम माफिया पर हम बुलडोजर चलवा रहे हैं, उन सबको पल्लवित करने वाली जो अकुश संपत्ति इन माफियाओं ने इकट्ठा की, जिस पर आदित्यनाथ बुलडोजर चलवा रहे हैं। दूसरी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो लेकर बैठे हैं, इनको किसने पहुंचाया सदन तक? इनको पहुंचाया इन्हीं परिवारवादी और जातिवादी पार्टियों ने। जो ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज पिछले 15 साल में कायम हुआ है, उसका कारण ये पार्टियां थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐसे तत्वों सफाई 2022 तक जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ऐसे तमाम माफिया बाहुबली धूल धूसरित हो जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे चुनावी मैदान में नहीं दिखेंगे। 3 नवंबर को जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी से उसकी टक्कर सीधे है। समाजवादी पार्टी सीधे चुनाव जीत रही है। जो 21 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कोई भी प्रत्याशी सपा का आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। इसमें 5 कांग्रेस के हैं, 5 बीएसपी के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया है जो जनता की समस्याओं को लेकर के अनवरत लगातार संघर्ष करते हैं, जिनके ऊपर भाजपा की सरकार ने फर्जी मुकदमे भी लगाने का काम किया है। लेकिन हम लोग जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आज दागी उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने दागी उम्मीदवारों को अपना चेहरा बनाया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 90% से ज्यादा नेता जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं,
दागी हैं और लगातार घटनाओं में व्याप्त हैं, ऐसे नेताओं को निरंतर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी 2014 की रैली में कहते हैं कि जो दागी उम्मीदवार होगा, जो दागी नेता होगा, उसको 1 साल के अंदर जेल भेजने का काम करेंगे। आज 6 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री जी हो गए हैं, लेकिन एक भी दागी नेता जेल के अंदर नहीं है। लगातार नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा सरकार के द्वारा। इस वजह से प्रदेश में अपराध व्याप्त है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर आप नेताओं को बढ़ावा देंगे तो आने वाले राजनीति पहलू में राजनीति का कुठाराघात होता जा रहा है। जिस प्रकार से अपराधी छवि के नेता निरंतर बढ़ते हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति का गला घोटने का काम किया जा रहा है। उपचुनाव में कोई होने वाले 21% उम्मीदवार दागी हैं। रिएक्शन हम सुन रहे हैं। 39% प्रत्याशी करोड़पति हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। करोड़पति प्रत्याशी और फिर भी उन्हें टिकट दिया गया। सबसे अमीर प्रत्याशी देवरिया सीट से सपा प्रत्याशी हैं। इसके अलावा ब्रह्मशंकर त्रिपाठी के पास 31 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा धनंजय सिंह पर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं मल्हनी के निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह, जो कि दूसरे नंबर पर आते हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसमें 88 उम्मीदवार हैं। मेघना, जैसे कि अभी हमने जो बाइटें चलाई थी उसमें हमने सुना जो नेता थे, जो प्रवक्ता थे, वो अभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। एक दूसरे पर छीटाकशी लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये है कि जिन उपचुनावों में जनता उम्मीद करती है कि जो उपचुनाव होते हैं वो बेहतरी के लिए होते हैं, ताकि जो 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है उसका एक जो हम जान सकें कि आखिर आके क्या होने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर ऐसी देखिए, आपने देखा कि जब आपस में यहाँ पर बातें की जाती हैं तो एक दूसरे पर छीटाकशी करना बहुत आम हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप चुनाव में कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं जहां पर एक दूसरे की पार्टी पर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन खुद की पार्टी में झांककर देखा नहीं जा रहा कि आखिर चुनावी मैदान में किसको उतारा जा रहा है, तब बड़े सवाल खड़े होते हैं। वो पॉलिसी मेकर्स जो आपको और मुझे रूल करने वाले हैं, जो जनता को एक तरह से दिशा दिखाने वाले हैं, विकास की राह का वादा करते हैं, आखिर वो खुद कितना विकास कर पाए हैं, खुद वो कितने अपराध करते हैं, उसका ब्यौरा एडीआर हमें सौंप रहा है, एडीआर हमें दिखा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी या फिर जो राजनीतिक दल है वो ये समझने को तैयार नहीं होते हैं कि भाई पॉलिसी मेकर साफ सुथरे होने चाहिए, तभी वो जनता को चला पाएंगे। बिल्कुल मेघना, और एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है और आज तमाम सवाल किए जाएंगे। जवाब जानने की कोशिश होगी कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों दागियों को टिकट दिए जा रहे हैं। हमारे साथ सचिन रावत प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं सपा के, हरीश चंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी से, राहुल तालान जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक हैं ही साथ बीएसपी समर्थक भी हैं। बसपा का वो समर्थक करते आए हैं। आप सभी का प्राइम न्यूज की इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं लूंगी बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से। देखिए हरीश चंद्र जी, ये जो पूरी रिपोर्ट आज आई है जिसमें हमने देखा है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दागी हैं। यूपी सरकार कोशिश कर रही है कि यूपी में अपराध कम हो और आगे चल के यूपी उत्तम प्रदेश बने। क्या ऐसे दागियों को टिकट देकर उत्तर प्रदेश बनाया जा सकता है? लोकतंत्र की जहां बहुत सारी अच्छाइयां हैं, वहां लोकतंत्र को एक्सरसाइज करने में बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिनके कारण इस तरह की समस्याएं सभी दलों के सामने हैं। अगर आप इसको निरपेक्ष रूप से देखें तो सभी दलों के लिए अहम हो जाता है कि उनका प्रतिनिधि चुनाव जीत करके आए और उस प्रक्रिया में सभी दल जो आदर्श जो संहिता है उससे इतर हट करके सब लोग जिताऊ देखते हैं और चुनाव की प्रक्रिया जिस तरह से खर्चीली होती जा रही है, सबके लिए अहम होता है कि जिताऊ प्रत्याशी हो और चुनाव में पैसा खर्च कर सकता हो। तो ये कारण है कुछ जिसके कारण सभी राजनीतिक दलों में इस तरह के प्रत्याशी की बहुलता होती जा रही है। यद्यपि राजनीतिक शुचिता के लिए ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पंचायत से लेकर के और पार्लियामेंट तक के चुनाव को देख लीजिए तो आज पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, चुनावी एक्सरसाइज हो रही है, इसमें इस तरह की जो समस्या है अक्रॉस द पार्टी है और अक्रॉस द पार्टी
करीब करीब लोगों ने इसको सहमति दे दिया है। ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण यह है कि जो हमारी मदर सोसाइटी है, यानी जो इलेक्टोरल हैं, वो जो लोग अच्छे प्रत्याशियों का चयन जनता को करना होता है कि वो अच्छे से अच्छे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुने। लेकिन अगर आप देखें तो कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो ईमानदार प्रत्याशी है, जो सबसे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, उसको जनता नकार देती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण ये जिसपे एडीआर की जिस रिपोर्ट पे आप डिबेट कर रही हैं, अगर इसको आप निष्पक्षता से देखें तो जो पूरी लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जिस तरह से प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जिसपे यह एक व्यापक चिंतन मनन की बात है और सभी राजनीतिक दलों को इन सुधारों के लिए, इन चुनाव सुधारों के लिए बिल्कुल हरीश चंद्र जी, देखिए आपकी कई बातों से हम सहमत हैं। आपने सीएम योगी की सभाएं सुनी और उनकी तरफ से ये कहा गया साफ तौर पर कि देखिए हमारी तरफ से जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है वो एक आम व्यक्ति है, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी आखिर आम क्यों नहीं है? जब बार बार आपकी तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है और ये भी बात सामने है कि आपकी पार्टी ने तो कोई ऐसा प्रत्याशी उतारा ही नहीं इस बार चुनावी मैदान में जिस पर कोई मुकदमा दर्ज हो, तो बाकी पार्टियां आखिर क्यों नहीं मान रही है? मैंने बताया ना कि ये राजनीतिक दल केवल दूसरे पे उंगली उठाते हैं लेकिन अपने दामन में नहीं झांकते। उनको न शुचिता का ध्यान है, न उसका ध्यान है कि वो सामाजिक जीवन में जो प्रतिनिधि चुन के आएगा वो निष्ठापूर्वक जनसेवा करेगा। इसीलिए आजकल पैसे वाले प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और बाहुबली उतारे जा रहे हैं। बिल्कुल हरीश चंद्र जी, आपके पास वापस मैं लौटूंगी। कपिल श्रीवास्तव जी से सवाल लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो सबसे ज्यादा अमीर जो प्रत्याशी हैं वो इन्हीं के प्रत्याशी हैं। सपा ने प्रत्याशी उतारे हैं ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, जवाब दीजिए। देखिए मेघना जी, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी जिस उम्र के हमारे प्रत्याशी हैं और उन्होंने जो अपने युवा काल से लेके आज तक और उनके बच्चे उनके द्वारा स्थापित लघु उद्योगों को चलाने वाले लोग हैं और वो कृषि परिवार से हैं, उनके पास अच्छी खासी खेती है। ये तो शुचिता की बात है कि अगर किसी ने अपनी संपत्ति को छुपाया नहीं है और बताया है, और अगर आप सोच लीजिए कि अगर वो कहीं करप्शन से कोई संपत्ति आई होती तो आज उनके ऊपर ना जाने कितने मुकदमे आए थे, अधिक संपत्ति का चल रहा होगा, क्योंकि आज हमारी कोई सरकार नहीं चल रही। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि शिक्षा की राजनीति में समाजवादी पार्टी विश्वास करती है और हमारे अपने जो प्रत्याशी ब्रह्माशंकर जी हैं उन्होंने अपना जो उल्लेख दिया है वो कहीं से कुछ छिपाया नहीं। बाकी प्रत्याशी जो अन्य दलों के हैं, मैं नहीं जानता कि किसने क्या कहा किया है और किसने एफिडेविट गलत की हुई है, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारा प्रत्याशी शायद आपको इसी वजह से सबसे ज्यादा अमीर दिखाई। ठीक है कपिल जी, आपके जो जवाब है उनमें से एक और बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, उसका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एमएच खान जी का रुख करना चाहूंगी। वो कुछ कहना चाह रहे थे। एमएच खान जी, आपको सबकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, कुछ बातें जो हरीश जी कह रहे थे वो समझ में नहीं आई क्या कारण होने, लेकिन अगर आप देखिएगा तो दागी प्रत्याशी, अमीर प्रत्याशी, ये सब तो चुनाव आयोग को तय करना चाहिए। कि देखिए चुनाव आयोग को तय कर देना चाहिए कि जो भी दागी प्रत्याशी होंगे या बड़ा पैसे वाला होगा वो चुनाव नहीं कर सकता है। कानूनन तो सब कुछ हुई है ना जी, कानूनन तो किसी को मना नहीं है। कानूनन तो ये है कि अगर 20 मुकदमे आपके ऊपर और सजा नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। एमएच खान जी, देखिए उदाहरण होता है कि सरकार अगर हंटर चलाती है तो समझना तो आम जनता को ही है, सरकार अगर गाइडलाइंस लाती है समझना तो आम जनता को ही है। अगर चुनाव आयोग गाइडलाइंस ला रहा है तो चुनावी दल क्यों नहीं समझ रहे हैं? आखिर जनता के लिए पॉलिसी बनाने वाला इंसान ही अगर इतना अमीर होगा तो वो एक आम जनता के परसेप्शन से सोच कैसे पाएगा? मैडम मैं सही बात सुनिए, कोई पार्टी अछूती नहीं है जी। आप किसी को कहिए कोई पाक साफ है, कोई पाक साफ नहीं है। किसी का आप निकाल के देखिएगा तो कोई करोड़पति, कोई लखपति, कोई अरबपति भी है। हम तो ये कह रहे हैं कि सुधार करना अगर है तो चुनाव आयोग को ये फिक्स कर देना चाहिए, नियम कायदा कानून बन जाना चाहिए। जैसे कांग्रेस के जमाने में एक बिल आ गया
कि 2/3 मेजॉरिटी से अगर कूदोगे तो विधायक चली जाएगी, बदली रहेगी, नहीं चली जाएगी। इसी तरह से ऐसे नियम बनने चाहिए, सख्ती के साथ नियम बनने चाहिए। पार्टियां ये सब नहीं देखती हैं, पार्टियां तो चाहती हैं कि हमको ऐसा प्रत्याशी मिल जाए जो जीत के आ जाए। ठीक है, गरीब गुरबा जीत ही नहीं सकता है, लड़ नहीं सकता। आज के जमाने में इतनी महंगाई में लड़ाई कहाँ जीत सकता है कोई गरीब गुरबा? हमारे जैसा आदमी को अगर चुनाव लड़ा दीजिएगा तो 20 लाख रुपया भी नहीं है, हमारे पास तो 1 लाख रुपया भी नहीं है, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मुझे पार्टी या कोई टिकट ही नहीं देगी कि तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो, तुमको टिकट कह देते हैं हम। तो ये ठीक है अहमद खान जी, कपीस जी का रुख एक बार फिर से करती हूँ। कपीस जी, आपने जवाब दिया और इससे पहले पहले भी चर्चा आप मेरे से कर चुके हैं तमाम मुद्दों को लेकर। वहां पर आपने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी बहुत गरीब पार्टी है, इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा जब उठा था तो आपने ये कहा था कि गरीब पार्टी यानी कि हमारी जैसी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग वाले मुद्दे में सामने आ ही नहीं सकती है, तो अमीर पार्टियों का काम है जहां पर अमीर लोग होते हैं। अब ये बताइए, आपकी पार्टी का प्रत्याशी सबसे अमीर है इस बार के उपचुनाव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? फिर देखिए मेघना जी और काजोल जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति को आप पार्टी की संपत्ति कैसे घोषित कर सकते हैं? अगर आप किसी पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, कभी तो एक कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, एक कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, आप ये मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, आप ये नहीं मानते कि एक कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, वो कार्यकर्ता आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, कार्यकर्ता हमारी पार्टी का कार्यकर्ता हमारे उसका हिस्सा है। अगर हमारे कोई नेता करोड़पति हैं और उन्होंने किसी अपराध करके संपत्तियों को अर्जित नहीं किया तो वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में तो अरबपति लोग बैठे हुए हैं, आप किसको किसको देख लेंगे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग कोई व्यक्ति नहीं कराता, अगर पार्टी करती है, पार्टी को तोहमत देती है तो आप पार्टी के कोष पर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इन 6 वर्षों में 4200 करोड़ रुपए का उसने 7 सितारा अपना कार्यालय 20 एकड़ के उसमें दिल्ली के अंदर बनाया, जिसमें स्विमिंग पूल से लेके गोल्फ ग्राउंड तक है। कपिल जी, वो बात अलग है, वो मुद्दा अलग है। यहाँ पर मुद्दा सिर्फ ये है कि उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो दागी हैं। देखिए, सिर्फ यहाँ प्रॉपर्टी या फिर संपत्ति की बात नहीं है, बात यहाँ आपराधिक मुकदमों के भी है। कई ऐसे हैं आपने जो प्रत्याशी उतारे हैं और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं, जो बसपा ने प्रत्याशी उतारे हैं, उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं सीधी बात एक पूछ रहा हूँ कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, अगर ये शुचिता की राजनीति में विश्वास कर रहे थे, समाजवादी पार्टी तो हमेशा प्रदेश के अंदर सिमट के रहेंगे अगर सरकारों में बनी, 4 बार हमारी सरकार बनी। लेकिन ये चुनाव प्रणाली को सुधार करना तो केंद्रीय पार्टी का काम है, जो कि सत्ता की राजनीति केंद्र में चला रही है और प्रदेश में भी इनकी सरकार थी। आखिर 6 वर्ष उसके चले गए और 4 वर्ष इनके चले गए, इन्होंने शुचिता की राजनीति को सेटअप क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, वो पार्टी सेटअप करने की उम्मीद आप किससे कर सकते हैं जिसके कि मुख्यमंत्री 302 और 307 के मुलजिम हो, जिसके कि उप मुख्यमंत्री पे अपहरण और पशु तस्करी और 302 के मुलजिम रहे हों। मोहम्मद गौस का उनके ऊपर जो है वो हत्या का केस रहा है। तो ऐसे मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री जिस पार्टी के मुखिया और उप मुखिया होंगे, आप उस पार्टी की तुलना किसी अन्य दल से कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हम राहुल जी का रुख करेंगे। आपकी बात समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं समझ गए। राहुल जी देखिए, बार बार मुद्दा जब आता है तो आरोप प्रत्यारोप वाला जो दौर है वो शुरू हो जाता है, वो शुरू हो चुका है। मुद्दे से भटकाने की भी कोशिश होती है, मुद्दे से भटकाया जाता है, एक पार्टी की जगह दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की बात की जाए, बसपा की बात की जाए, सपा की बात की जाए, भाई सभी की तरफ से करोड़पति प्रत्याशी को तो छोड़िए, आप जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज है, वैसे प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अगर उतारे जा रहे हैं तो किस तरह स्थिति बनती है? पॉलिसी मेकर्स अगर ऐसे होंगे तो जनता को रूल कैसे किया जाएगा, जनता का विकास कहाँ होगा? देखिए, जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें 83% समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दागी हैं और इसमें से 83% ही सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। वैसे ही समाजवादी बसपा के प्रत्याशी 71% दागी हैं और उसमें से 71% ही सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और 17% इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसमें से कोई सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। बीजेपी के, इसमें जो उपचुनाव की बात कर रहा हूं मैं, जो 0% है। लेकिन क्या ये हमें समझना ये है कि अगर जब चुनाव होते हैं, जनता को भी समझना है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझना है, इलेक्शन कमीशन को भी समझना है। देखिए, ये समाज से जाते हैं लोग और ऐसा है, जब सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं तो पहली बात तो समाज की जिम्मेदारी है कि इनको नकार दें। अगर जो नकार देंगे, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का सीधा एजेंडा है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का शासन करना,
और अगर जो उनको लगता है कि ये क्रिमिनल जो यहां से विधानसभा चुनाव लड़ेगा ये जीत सकता है तो उसको टिकट देंगे, क्योंकि सबको सत्ता चाहिए। ये जो भी सत्ता में जो राजनीतिक दल हैं या जो रहे वो कोई नाम सेवा का होता है कि जनता की सेवा के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये देश ना खुद से चलता रहता है, एक सिस्टम है, वो देश चलता जा रहा है। लेकिन अगर जो कभी भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को सीरियसली ये सोचेंगी कि उन्होंने कब सुधारों की कोशिश की थी, तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर सुधारों की भी कोशिश की थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने या नेता ने, तो एक रास्ता छोड़ देते हैं कि ताकि जो दागिए या ब्लैक मनी को कैसे हम ले सकते हैं, ऐसे कई रास्ते छोड़ देंगी और आप उसमें चाह के भी एक ट्रेल स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहां से पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो कहां इन्वेस्ट हो रहा है, कैसे उसको लोगों में बांटा जा रहा है, कैसे वोट खरीदे जा रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जिससे इनकार नहीं कर सकती है कि वो इन कामों में इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, इनको करना है राज, एक इनका शासन स्थापित करना है अपनी पार्टीज का, और ये उसके लिए खूब पानी की तरह पैसा बहाते हैं। नुकसान होता है जनता का। जनता को ये समझना है कि वो दागियों को कभी भी वोट ना दें, क्योंकि जब आप दागी को वोट देते हैं तो वो निश्चित तौर पे जिस विधानसभा का है वो दागियों का एक तो नेचर, बात करने का तरीका ही अलग तरीके से होता है। वो एकदम आपको बहुत दबंग टाइप के दिखेंगे और आप दबंग टाइप का कोई पब्लिक लीडर या आप विधायक नहीं चुनना चाहेंगे, क्योंकि जब आपको से डील करनी होती है तब पता चलता है। और कई बार तो ऐसे भी होता है कि दबंग वो कैसे आपको डील करते हैं और मतलब यहां तक बोल देते हैं कि हमने तो पैसे इतने पैसे खर्चा किए तब चुनाव जीते हैं। तो हमें जनता को समझना है कि बदलाव कहां लेके आना है। मैं एमएच खान जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ सचिन जी से लेना चाहूंगी। सचिन जी, कांग्रेस में के 6 में से एक जो प्रत्याशी है वो दागी है, इसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस बार स्पष्ट कर दिया था कि इस बार कोई भी ऐसा प्रत्याशी ना हो जिसपे किसी प्रकार का क्राइम, किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड हो। मैं कहना चाहता हूं, जो एक प्रत्याशी की जहां तक बात कर रही हैं वो देवरिया के हैं, अभी उन पर कोई भी ऐसे संगीन आरोप नहीं तय हुए हैं। जैसे कि कोर्ट में एक मामला उनका जरूर लंबित है। और मैं स्पष्टता तौर पे कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आने वाले 2022 के चुनाव के लिए आदेश भी दिए हैं कि पढ़ा लिखा युवा जो शिक्षित हो, जैसे महिला हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसे ही पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाएगा। हम ऐसे किसी भी दागी उम्मीदवारों को अपना चेहरा नहीं बनाएंगे जिनपे संगीन अपराधी का रिकॉर्ड हो और संगीन धाराओं में उनपे मुकदमे चल रहे हो। जिस प्रकार मैं बात करना चाहूंगा कि बागरमऊ सीट है जिससे उपचुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे कुलदीप सेंगर, जो बलात्कार के मामले में जेल में है, हत्या के मामले में जिनको जेल की सजा हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके समर्थन में रैलियां निकलवाई थी, क्योंकि उनको अपना विधायक बचाना था। आज उसी विधायक की पत्नी मुख्यमंत्री जी के साथ में मंच साझा करती है, मुख्यमंत्री जी एक बार भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि दागियों को संरक्षण और चलिए सचिन जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एमएच खान जी लगातार मेरे साथ बने हैं, वैसे तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं लेकिन बीएसपी का भी वो समर्थन करते हैं। तो उनसे एक मेरा छोटा सा सवाल है कि बुलंदशहर से बसपा प्रत्याशी हैं मोहम्मद यूनिस, जिनके खिलाफ रेप का आरोप है और इसके साथ साथ 5 और मुकदमे दर्ज हैं। क्या ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना सही है? देखिए, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि कोई पार्टी इस चीजों से अछूती नहीं है। और कानून क्या कहता है? कानून कहता है, देखिए चुनाव आयोग ने मान लिया क्या आपने पर्चा दाखिला किया, एक्सेप्ट कर लिया और चुनाव लड़ने की इजाजत दे दिया। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, आप देखिए बहुत अच्छा बहस, बहुत अच्छी डिबेट लेके आई है, तो मैं उस पर सुझाव देना चाहता हूँ कि ये चुनाव आयोग हो या केंद्र की सरकार हो, इसको ये तय कर देना चाहिए कि जिसके ऊपर एक भी मुकदमा अगर कायम हो तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। देखिए, अपराध भी रुक जाएगा और दागी लोग चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। अपराध तब रुक जाएगा जैसे मान लीजिए अभी कहा जा रहा है कि जिसके 4 बच्चे हो जाएंगे उसको चुनाव नहीं लड़ना है, तो लोग आबादी कम करने लगे। अब जब ये इस तरह की कानून बन के आ जाएगा कि जिसके ऊपर एक भी मुकदमा होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो आप यकीन मानिए कि जो क्राइम बढ़ रहा है, जो हत्याएं हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, ये शून्य हो जाएंगे। ऐसे लोगों के द्वारा किया जाता है। खान जी, आप बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और एक अनुभवी हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र सरकार, चुनाव आयोग की होती है, क्या आम जनता की, हम देश के नागरिक है, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पार्टी में जो नेता है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। आप बहुत सवाल सही कर रही हैं।
जो जिनको टिकट दिया गया उन्हीं को जनता चुन को भेज देती है, इन्हीं बाहुबलियों को भेज देती है, इन्हीं बलात्कारियों को भेज देती है, जनता ही चुन को भेजती है और नहीं कोई चुन के भेजता है। तो आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे? इसका मतलब अगर जनता आप पर विश्वास कर आपकी पार्टी पर विश्वास कर जाहिर तौर पर आप एक समर्थक है किसी पार्टी के, तो उस पार्टी के लिए अगर मैं बोलूं, अगर उस पार्टी पर विश्वास कर जनता वोट करके आपको सत्ता पर बिठाती है, काबिज करती है, किसी को भी काबिज करती है, तो क्या जनता का बेवकूफ बनाना सही है फिर? नहीं, ये सवाल आपका उल्टा है, लेकिन मैं देखिए चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, जनता को आप बेवकूफ बनाने की बात नहीं कर सकते। चुना हुआ व्यक्ति जो है चुन के आ गया तो वो अपराधी हो, चाहे क्रिमिनल हो, कुछ भी हो, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कानून बन जाना चाहिए। एमएच खान जी, लेकिन सीधे तौर पर ये तो पल्ला झाड़ना हुआ कि कोई पार्टी किसी को चुनावी मैदान बता देती है, भाई अगर वो वोट आ गए और जीत गया तो यानी हमें कौन रूल कर रहा है? हमें एक अपराधी रूल कर रहा है और जनता ने चुना है, इसलिए ठीक है। जहाँ पर देखिए लिखा होता है पेशाब करना मना है, जहाँ पर लिखा होता है गाड़ी खड़ा मना है, वहाँ पर गाड़ियां नहीं खड़ी होती क्या? डिटेल लिखा होता है। एमएच खान जी, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस भी तो जारी की गई हैं, आधी जनता मानती है क्योंकि उन्हें सावधानी सुरक्षा चाहिए, लेकिन आधी जनता नहीं मानती है जो कोरोना संक्रमित हो रही है। कहीं ना कहीं चूक होती है हर जगह, लेकिन गाइडलाइंस तो जारी की जाती है ना। चुनाव आयोग साफ तौर पर कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सुधार हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अगर नहीं चाह रही कि सुधार हो तो कहीं ना कहीं क्या उन पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब वो चुनावी मैदान में खड़े होते हैं, तमाम वादे करते हैं, तो क्या उन वादों में ये शामिल नहीं होता कि विकास करेंगे हम? मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है आप, तो मैं क्या कर सकता? जी बोलिए, आप समझाइए। सारी चीजें जो है ये आप बताइए ना। आप देखिए ये लफ्ज जहाज के मामले आ जाते हैं, कहीं गुंडागर्दी के मामले आ जाते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कानून जब यहाँ से बात होता है, ये विधायक गण स्टार्ट करते हैं, एमपी गण स्टार्ट करते हैं, संरक्षण इनका मिलता है, गुंडों को पालने का संरक्षण मिलता है इनको, चाहे कोई पार्टियों में सब पार्टियों को कहता हूँ। तो ये ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है? ठीक है, हम ये सवाल हरीशचंद्र जी के पास लेकर चलते हैं, क्योंकि आप बार बार वही कह रहे हैं कि या तो चुनाव आयोग का काम है या फिर केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हरीशचंद्र जी, देखिए साफ तौर पर इस बार तो आपकी पार्टी यहाँ पर किसी भी दागी उम्मीदवार को उतारती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन दामन किसी का भी साफ यहाँ पर नहीं है और आप पर अब तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपकी पार्टी में पहले ऐसे लोग थे, और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व यानी कि भाई बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी ऐसा प्रत्याशी चुनावी मैदान में ना उतारा जाए जिस पर मुकदमा दर्ज हो। अब आप क्या कहेंगे इन आरोपों को लेकर भी? नहीं, देखिए ये तो सभी राजनीतिक दल के नेतृत्व को एक कॉन्सेंसस बनाना चाहिए। ये सभी राजनीतिक चुनाव सुधारों की जो बात है, इसमें सभी राजनीतिक दलों को एक मत होना चाहिए और उनको जब सब एक मत होंगे तभी इस पे चुनाव सुधारों पर काम हो सकता है प्रभावी ढंग से। और दूसरी बात यह है कि जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक संस्था है, ये स्वतः में इस तरह के प्राविधान ला सकती है कि जिस पर एक भी मुकदमा होगा या जिस पे इतने से ज्यादा संपत्ति होगी उसको इस जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वह ये मैंडेटरी रूप पे सब पे लागू हो सकेगा। और ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं। ये एक संवैधानिक संस्था है, उस अधिकार संपन्न संस्था है, तो उसको अगर वो इस तरह के निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य होगा। जो डॉक्टर एमएच खान साहब कह रहे हैं वो निश्चित रूप से बात सही है कि राजनीतिक दलों को तो लोभ है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके जीत के आवे जी। ये हर राजनीतिक दल और हर राजनीतिक दल का नेतृत्व ये चाहता है, उसमें जैसा उसके जिलों से उसके हरीशचंद्र जी, लेकिन जनता की आंखों पर तो झूठ की पट्टी बांध दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, जनता के सामने भी सब होता है। हम ये जो चुनाव होते हैं विधानसभा के और आप लोकल बॉडीज को ले लीजिए, सबको जानते हैं, वहाँ स्थानीय स्तर पर सबको जानते हैं कि कौन क्या है। लेकिन ये मदर सोसाइटी जो हमारी है, जनता जनार्दन जो है, उसको भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस इविल के खिलाफ वो डंडाबर्दारी कर सके। जहाँ यदि वो लोगों को इस तरह के लोगों को रिजेक्ट करने लगेगी तो राजनीतिक दलों का तो कंपल्सन होगा कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए न खड़े करें। लेकिन हरीशचंद्र जी, साफ तौर पर ये तो ये कहना होगा भाई कि अगर सरकार की तरफ से या सरकारी कर्मचारी की तरफ से भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो जनता ने खुद उसे चुना है। ऐसे में आप तो जनता अगर आरोप लगाती है, शिकायत करती है, तो भाई जनता पर ये आप लोग बोल देंगे कि भाई शिकायत क्यों कर रहे हो, भ्रष्टाचार तो आपने खुद चुना है ना। चलिए वापस आप बस लौटूंगी, फिलहाल सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन जी बोलिए।
देखिए नगमा जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने 2014 में बयान दिया था चुनाव के समय कि 1 साल के अंदर जो दागी उम्मीदवार रहेंगे या दागी नेता रहेंगे उनको जेल भेजने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 6 साल सरकार को हो गए हैं। कितने नेताओं को इन्होंने जेल भेजा? मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को केंद्रीय मंत्री माला पहना करके सम्मानित करते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। तो ऐसे नेताओं को ये लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इनका जो चेहरा है वो हमेशा से ध्रुवीकरण कर रहा है कि जो अपराध करे उसका संरक्षण दो। जिस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि विकास दुबे का मामला 3 साल तक योगी सरकार ने उसको संरक्षण दिया। 3 साल जब तक संरक्षण देते हुए वो अपराध कर रहा था, हमारे 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, अगर 3 साल पहले उस पे एनएसए लगाकर उसको जेल भेज देती तो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद ना होते। लेकिन योगी सरकार का आपराधिक छवि को बढ़ावा देने का रवैया हमेशा से रहा। डिबेट नहीं हो रही भाई, रही बात योगी आदित्यनाथ। देखिए सचिन जी मुद्दा सिर्फ यही है कि उपचुनाव जो भी होते हैं या फिर चुनाव जो होते हैं उनमें जो प्रत्याशी होते हैं उनको पूरा देखा परखा जाए, कोई भी ऐसा ना हो जिस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास अवैध संपत्ति हो। उसको लेकर ये चर्चा हो रही है। आप तो मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, मैं राहुल तालान जी का रुख करूंगी। राहुल जी, हमने देखा है कि कई बार ऐसे आरोप लगते हैं पार्टियों पर। देखिए, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूंगी, सभी पार्टियों पर आरोप लगते हैं कि वो पैसा लेकर टिकट देते हैं, पैसा लेकर टिकट देते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं जिसकी वजह से जो आम जनता होती है, जो आम कोई प्रत्याशी खड़ा होना चाहता है, वो नहीं खड़ा हो पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। ऐसे भी आरोप लगते हैं। क्या सही है एक अपराधी, एक जो शिक्षित नहीं है, उसको प्रत्याशी बना देना और जनता उसे फिर वोट करती है क्योंकि जनता की आंखों पर तो झूठ की पट्टी बांध दी जाती है? देखिए, हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा लार्जर स्केल पे देखना होगा। देख, पॉलिटिकल पार्टीज का जीतना उनके लिए सर्वोच्च है कि उनका जो प्रत्याशी है वो जीते, वो अपराधी हो, उस पर कैसे भी सीरियस हीनियस क्राइम होने चाहिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही देखिए, कानून का सर्वोच्च संरक्षक कौन है देश में? सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए इनके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि अगर जो कोई सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसको वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर जो किसी को नोटा से कम वोट मिल रहे हैं तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। और ऐसे जब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे ना, देखिए, जब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और वैसे ही अगर जो कोई फाइनेंशियल क्राइम में भी इन्वॉल्व है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, और रेप, मर्डर और ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है तो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए बैन होना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, देखिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज जब टिकट लेते हैं, जब टिकट के लिए कोई अप्लाई करता है, इनके पास कोई भी इनका नेता, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके कितने उस पे क्राइम है, कितने रिकॉर्ड है उसके पास। हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो कैंडिडेट है उनका क्राइम रिकॉर्ड रखना चाहिए और एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि पार्टी की जिम्मेदारी बनती है जो उसमें इन्वॉल्व है, क्राइम में, किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई ऐसा नहीं है कि समाज सुधार की संस्थाएं और ये समाज सुधार चलाना चाहते हैं। इनका कोई समाज सुधार से लेना देना नहीं है। सबसे इनको सिर्फ रूल करना है, रूल करके, और ये देखना समाज को है, सुप्रीम कोर्ट और समाज को ज्यादा देखना है। समाज जब ये चाह लेगा कि नहीं, हमें सुधार लेके आने और पॉलिटिक्स में सुधार लेके आने और हम ऐसे किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, तो निश्चित तौर पे ये बदलाव की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन अगर जो समाज अपराधियों को जिताता रहेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज कोई समाज सेवा का संस्थान तो है नहीं, उनको जीतना है, वो ऐसे ही प्रत्याशियों को टिकट देते रहेंगे। इसीलिए समाज की भी जिम्मेदारी है, सर्वोच्च संरक्षक सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। जैसे सचिन जी बोल रहे हैं, एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, देखिए, ब्लेम गेम खेलती हैं। कोई बीजेपी पे कर देगा, बीजेपी किसी पे कर देगी, कांग्रेस किसी पे कर देगी, बसपा किसी पे कर देगी। ये ब्लेम गेम का काम करके ये खुद को बचाते रहते हैं और लोग जो है वो देख के खुश रहते हैं। देखिए, बीजेपी ने उसको आरोप लगा दिए सपा पे, सपा ने बीजेपी पे लगा दिए, दोनों के समर्थक आपस में खुश हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये इनका, आज बीजेपी की सरकार है, कल सपा की सरकार होगी, सुधार से किसी का लेना देना है नहीं। और सबसे बड़ी बात, किन से सुधार की उम्मीद करते हैं आप? एजुकेशन का लेवल देख लीजिए, जो हमारे, जिनको हम भेजते हैं अब विधानसभा या लोकसभा में, उनमें से आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं और उनका स्तर क्या है पढ़ाई का। जैसे बोला जाता है कि एक रिपोर्ट आती है कि भारत की इतनी यूनिवर्सिटीज के लोग जॉब करने के लिए लायक नहीं है, वैसे ही आप पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को देख लीजिए, इनमें से मैं तो बोल रहा हूं 75% लोग नेता बनने लायक नहीं है, लेकिन समाज में वो जबरदस्ती वो पैसे से या कैसे ही करके नेता बन गए। तो जब तक देश नहीं सुधरेगा, देखिए, सुधार सब जगह हमारे देश में, हमने 70 साल से ज्यादा हम डेमोक्रेसी में हैं,
लेकिन हमारे यहाँ सुधार उस हिसाब से लागू नहीं हुए। हमें हर जगह सुधारों की जरूरत है, पुलिसिंग में सुधारों की जरूरत है, पॉलिटिकल सुधारों की जरूरत है, जुडिशरी सुधारों की जरूरत है, समाज सुधारों की जरूरत है, लेकिन अब ये कोई भी सुधारों की तरफ जाना नहीं चाहता है। वो उस सिस्टम को जो चल रहा है उसको चलते रहना है, छोटे छोटे सुधार करते हैं जिससे कि जनता खुश हो जाए, भाई ये कर दिया। लेकिन जब तक पूर्ण सुधारों की तरफ आप नहीं जाएंगे, हम इन चीजों पे लगातार, ये देश जब से आजाद हुआ है इन्हीं पे डिबेट हो रही है, क्राइम पे, देश में क्राइम बढ़ रहा है, इस पे डिबेट होती आ रही है, आज भी हो रही है, वो बदलने वाला नहीं है। लेकिन पुलिस सुधारों की सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि निर्देशित किया हुआ राज्य सरकारों को भाई पुलिस सुधार लागू करिए, लेकिन कोई भी राज्य सरकार, जरूरत है जनता को भी 5 एकजुट साल होने की। सपा की बसपा की सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में सपा की रही है, बीजेपी के, लेकिन पुलिस सुधार कोई लागू नहीं करेगा क्योंकि कोई पावर को जाना ही नहीं देना चाहता है। अभी भी यहाँ पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कपीश जी का रुख करूंगी। कपीश जी, जब बात की गई संपत्ति की तो आपने साफ तौर पर कह दिया भाई उनकी संपत्ति है, पार्टी की संपत्ति नहीं है, लेकिन जब उन पर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं, आपराधिक मुकदमे अभी उनके खिलाफ दर्ज है, 5 प्रत्याशी आपने ऐसे कैसे उतार दिए मैदान में, और फिर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है कहीं ना कहीं वो जंगल राज को बढ़ावा दे रही है। जो 5 प्रत्याशी हैं उन पर तो आपराधिक मुकदमे दर्ज है। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, राहुल तालान जी से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि जो चुनाव सुधार की आवश्यकता है वो केवल किसी एक राजनीतिक दल और सरकार पे ही उसकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज में हम सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि वैसे चुनाव सुधार हुए नहीं है, इसलिए इस तरीके का अवसर प्राप्त होता है कि तमाम लोग उसका लाभ उठाते, पार्टियों को भी मजबूरी बन जाती है। लेकिन बावजूद इसके मैं आपको अपने 5 का बताता हूँ। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अपराध के ऊपर किसी की भी तहरीर देख के मुकदमा दर्ज करा देना ये बहुत एक आसान सी चीज। हमारे जो भी 5 आप कह रहे हैं कि जो दागी हैं, उनपे किसी पे भी एक भी महिला के उत्पीड़न का कोई भी धारा माने 354 तक नहीं लगी हुई है, कोई छींटाकशी की धारा तक नहीं लगी हुई। और रह गई बात ये, तो राजनीतिक विद्वेष के अंदर जब सरकारें बदलती है तो बहुत कुछ धाराएं लग जाती हैं। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी पे दंगा भड़काने का, दंगा में शामिल होने का आरोप था जिससे वो बरी हुए, और अगर आप देखें तो अमित शाह जी पे भी तड़ीपार और तमाम सी धाराएं लगी थी, माननीय योगी जी पे भी 302 और डिप्टी मुख्यमंत्री पे भी लगी। अगर इनको बैन कर दिया गया होता तो शायद आज सब सारे लोग जो है ये माननीय जो कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस आदमी के आभा मंडल इस तरीके की कुख्यात वाली हो, वो प्रख्यात हो कुख्यात होने में, वहां अगर पार्टी किसी को टिकट दे रही है तो वो गलत बात। कपिल जी, देखिए आपकी बात से हम सहमत भी हैं, लेकिन दूसरी ओर आप ही की तो पार्टी लगातार जो तमाम आरोप आप गिन रहे हैं वो गिनवाते रहते हैं, या फिर सत्ता में जो पार्टी बैठी है उस पर तमाम आरोप लगाते रहते हैं, जंगल राज की बातें करते रहते हैं। तो फिर आखिर वो बातें क्यों की जाती है? जब आप खुद कह रहे हैं कि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, भाई आपराधिक मुकदमा तो कोई भी दर्ज करवा सकता है, तो हर मुद्दे में आप फिर फ्रंट फुट पर क्यों आते हैं इंसाफ की मांग करते हुए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 6 साल से केंद्र सरकार में है, 4 साल से योगी सरकार में, योगी जी सरकार में। इनके हाथ में बहुत कुछ चीजें थी कि चार्जशीटेड जल्दी किए जाएं, तमाम चीजों को अपने भी उस पर वो जल्दी से जल्दी ट्रायल करा सकते थे, क्यों नहीं करा ली? बहुत सी चीजें हो सकती है हाथ में। तो मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर देखिए वास्तव में आप सुधार करना चाहते हैं तो हम सारे लोगों को मिल बैठ करके करना पड़ेगा, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई सीनियर टाइप व्यक्ति है, आप तो खुद सुनिए कि एमजे अकबर जिन्होंने 20 पत्रकारों का यौन अत्याचार किया था और सारा मामला प्रकाश में है, जिससे उनको इस्तीफा दिलाया गया, मंत्री समूह का गठन किया गया, जांच बैठाई गई, उस जांच को ठंडे बस्ते में प्रधानमंत्री जी ने क्यों डाल दिया? एक भी थाने में उनके ऊपर एमजे अकबर के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा? तो इस पर प्रश्न उठना चाहिए, और ये जायज प्रश्न है जो मैं उठा रहा हूं। अगर चिन्मयानंद साहब बाहर है, पीड़िता अंदर है, और उसके 164 जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है, उससे फेर बदल करने की बात आ रही है, बार्गेनिंग चल रही है कि तुम 164 अपनी बदलोगी तभी तुम जेल से बाहर आ पाओगी, तो इस पे भी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो जनता को समझ में आती है कि हाँ, ये अपराध किस तरीके को हो रहा है। सेंगर साहब थे, बिल्कुल कपीश जी, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। सचिन रावत जी, आपसे मेरा एक सवाल है। सचिन जी, आप एक युवा नेता हैं, कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, एक युवा हैं, तो उम्मीद की जाती है कि प्रदेश में जो शैक्षिक स्तर है वो बहुत बेहतर हो। बात की जाए इन प्रत्याशियों की तो 26 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी शैक्षिक योग्यता 5वीं से लेकर 12वीं तक की है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ऐसे प्रत्याशी हैं
जो खुद इतने शिक्षित नहीं है, वो आम जनता को कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रदेश का उद्धार होगा? आपसे सवाल इसलिए क्योंकि आप युवा नेता हैं। अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का सच सामने आ रहा है। एक 5वीं पास नेता किस प्रकार से आने वाले समय में जनता को संबोधित करेगा और जनता को विकास करने में अपनी बात रखेगा। आज के परिदृश्य में उत्तर प्रदेश से लेकर के भारत देश में 60% से ज्यादा युवाओं की भागीदारी है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर पढ़ा लिखा युवा राजनीति में आएगा तभी इस देश का विकास होगा और आने वाले देश का कीर्तिमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ेगा। क्योंकि जिस तरह से अगर पढ़ा लिखा शिक्षित युवा या कोई भी महिला अगर आती है तो कहीं ना कहीं उसको हर चीज का ज्ञान होता है, वो हर चीज से सक्षम होती है किसी भी निर्णय लेने में। मैं बताना चाहूंगा कि उपचुनाव के बाद में आने वाले समय में प्रधान व पंचायत का चुनाव है। कई प्रधान और पंचायत का चुनाव इस प्रकार होता है कि किसी भी महिला उम्मीदवार को उतार दिया जाता है, उसके बाद में उसका पति मतलब निर्णय लेने में उस महिला को अब वो समझता नहीं है कि मेरी पत्नी निर्णय ले पाएगी, वो अपना पूरी वाहवाही करता है। इसी प्रकार से ऐसे लोगों को ऐसी सीट पे उम्मीदवार बनाते हैं जो उनके घर के नौकर होते हैं कि अगर उनको उम्मीदवार बना करके उनको जितवा लें तो आने वाले समय में हम राज करेंगे। तो ऐसी मानसिकता और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जनता ही बायकॉट करे। क्योंकि जिस तरह से जनता के सामने उम्मीदवार जाते हैं और जनता के सामने स्वीकार्यता होती है कि अपने नेता के प्रति अगर नेता चुनाव लड़ रहा है तो अगर वो पढ़ा लिखा अगर हर चीज से सक्षम होगा तभी उस जनता का मुद्दा सदन से लेकर के कहीं भी उठा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी कि आने वाले समय में, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम लोग आने वाले 22 का जो चुनाव है उसमें हम लोगों ने पहले ही कह दिया है कि पढ़े लिखे युवा उम्मीदवारों का ही चयन होगा। चलिए वो तो सचिन जी आने वाला समय बताएगा कि क्या आपकी पार्टी आगे करती है, किस तरह के उम्मीदवार उतारती है। एमएच खान जी से एक सवाल है मेरा। एमएच खान जी, ये जो दागियों पर दाव लगाया जाता है सभी राजनीतिक दल जो लगाते हैं, क्या इससे पार्टियों को फायदा होता है? क्या एक कह सकते हैं कि एक जादू की एक छड़ी मिल गई है कि अगर आप दागे पर दाव लगाते हैं तो आपका पलड़ा भारी होगा, आपकी नैया पार हो जाएगी, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जिस क्षेत्र से वो उम्मीदवार बनता है, दबंग किस्म का आदमी उम्मीदवार बनता है तो जनता भयभीत हो जाती है। चुनाव आप देखिए, राजा भैया कैसे निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, क्या काम उन्होंने किया है, वहां पर कितना बड़ा कारनामा किया है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनता डर जाती है, जनता डर के मारे वोट करती है लगातार 25। तो एमएच खान जी डरा कर वोट डलवाएंगे राजनीतिक दल, यही तो मैं कह रहा हूँ, और डरा कर सत्ता चलाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए मैडम। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि ये चीजें गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम एक जहाँ से जब मैं चुनाव लड़ा था और चुनाव में 1600 वोटों से हार गया था। 11 बजे रात में एक हमारे क्षेत्र के आदमी ने फोन किया कि डॉक्टर साहब हमारे फादर का एक्सीडेंट हो गया है और कोई अस्पताल में कोई भर्ती नहीं ले रहा है। तो हमने कहा भाई विधायक जी को फोन करो। तो विधायक जी को कह रहा, विधायक जी को जब मैंने फोन किया तो विधायक जी कहा कि कल सुबह आना, 11:30 बजे रात में फोन कर रहे हो। तो मैं खुद रात 11:30 बजे रात में पहुंचे, उस व्यक्ति को भर्ती कराया। तो उसके बाद भी दोबारा विधायक चुन लिया गया। और वो जो आदमी कह रहा था, जब बच्चा उसका ठीक हो गया तो मुझे गले लग के कहने लगा कि खान साहब आप किसी भी पार्टी से लड़ोगे तो हम आपके साथ चुनाव खड़े रहेंगे। लेकिन जब चुनाव आया तो जाति बिरादरी के एहसास खुद चला गया। आप क्या कर लेंगे आप? देखिए, ये चुनाव तो बड़ा अजीबो गरीब खेल हो गया है। रातों रात पैसे बांट दिए जाते हैं, रातों रात बिरयानी बढ़ती है, पाउच बढ़ता है, क्या क्या खेल होता है, इस पर नजर ही नहीं जाती है सरकार की, न चुनाव आयोग की जाती। चुनाव आयोग है क्या? चुनाव आयोग पीएन शेषन के जमाने में जाना जाता था कि चुनाव आयोग है। ठीक है एमएच खान जी, कई बातें आपकी सही है और इस पैनल पे जितने जवाब फिलहाल में मिले हैं हम संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता पता नहीं कितनी संतुष्ट होगी। एक गलत संदेश जाता है कि डरा कर वोट डलवाया जा रहा है या फिर धमका कर वोट डलवाया जा रहा है या फिर टिकट खरीद लिया जाता है, लगा कर वोट डलवाया जा रहा है। तो बहुत गलत संदेश कहीं ना कहीं जाता है। हरीश चंद्र जी का रुख करूंगी। हरीश चंद्र जी, बार बार सवाल चुनाव आयोग पर आ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व पर आ रहा है। अगर सिर्फ उपचुनाव की बात की जाए तो आपकी पार्टी यहाँ पर पाक साफ होकर निकल रही है कि भाई कोई दागी है नहीं जिस पर आपने दाव चला है। लेकिन अगर बात की जाए उससे पहले तमाम जो चुनाव हुए हैं, जब बार बार आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं,
तो उसका जो कारण है वो ये है कि जो तमाम पहले चुनाव हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए, सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के ही ऐसे थे जिन पर कोई ना कोई मुकदमा दायर था, जिन पर कोई ना कोई आरोप लगा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो संदेश आप दे रहे हैं बाकी पार्टियों को, वो तो कह रही है हम तो वही देख रहे हैं, भाई वो पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, केंद्रीय नेतृत्व है वो ऐसा नहीं कर रही है, इससे हम भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये संदेश दूसरी पार्टियों तक तो गलत जा ही रहा है, विपक्ष को मौका दे ही रहा है, जनता तक भी तो गलत संदेश जा रहा है। बिल्कुल। और हरीशन जी, जो सवाल मेरी सहयोगी ने आपसे किया है उसमें एक थोड़ी सी एड ऑन चीज मैं करना चाहूंगी कि ये जो मुकदमे थे ये कोई छोटे मोटे मुकदमे नहीं थे। हत्या, रेप, आतंक, दंगे भड़काना, ऐसे मुकदमे दर्ज थे। देखिए, कई बार तो ये जो मुकदमे जिस तरह से पुलिस दर्ज करती है, तमाम इतनी धाराएं लगा देती है कि जिससे का उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जो मूल प्रश्न है, जो बात आप कह रही थी, जिस मुद्दे को लेके बहस कर रही हैं जी, मैंने पहले ही कहा कि ये मसला केवल एक राजनीतिक दल का नहीं है। चुनाव सुधार तब होंगे जब या तो सभी राजनीतिक दल मिलकर के एक कंसेंसस बनावे, सभी को इसमें पहल करनी पड़ेगी। केवल ये कि एक दूसरे के ऊपर कंकाटेड आपको आरोप लगाते रहे, उससे नहीं होगा। और दूसरा ये कि या तो चुनाव आयोग इस तरह के सख्त निर्णय ले और उसको लागू कराए, और तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय उस पर दिशा निर्देश दे, वो मैंडेटरी दिशा निर्देश दे। अरे हरीश चंदी, बार बार मैं पिछले 1 घंटा होने वाला है, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि पूरा ठीकरा चुनाव आयोग पर क्यों फोड़ा जा रहा है? क्या जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की नहीं है? अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कहेगा तो राजनीतिक दल किसी भी अपराधी को खड़ा कर देंगे कि खड़े हो जाइए, जनता आपको वोट करेगी, डरा लेंगे हम। मैंने आपको बहुत साफ गोई से बात कही पहले ही कि सभी राजनीतिक दल और उनका नेतृत्व केवल जिताऊ उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो जीत करके आते हैं, वो क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल का मत होता है। तो इसके लिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वही जब कड़े कदम उठाएंगी तो व्यवहारिक रूप में ये लागू होगा। सबकी जिम्मेदारी है, राजनीतिक दलों की है, राजनीतिक नेतृत्व की है, जनता की है। बावजूद इसके सबको सत्ता का लोभ है, सबको ये लोभ है कि हम चुनाव जीत के आए, तो उसमें अनेक बार इस तरह के तथ्यों को लोग इग्नोर कर देते हैं। और ये तभी संभव है जब कड़े चुनाव। बिल्कुल हरीशचंद जी, आपके जो जवाब है उससे संतुष्ट हम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ना, उसके बाद ये कह देना, देखिए जनता अब उतनी बेवकूफ नहीं रही है, जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। भले राजनीतिक दल तमाम चीजें कर से अगर जितने लोग देख रहे हैं उनको ये तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काट लिया जाता है जब दागियों का किया जाता है, और जवाब क्या मिलते हैं? भाई जनता ने वोट दिया है, जनता वोट दे रही है, जनता वोट देगी इन्हीं भ्रष्टाचारियों को। तो जो भी ये हमारी डिबेट देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं ना, वो जरूर इस पर गौर करें, आने वाले चुनाव में इसका ध्यान जरूर रखें। आप जनता है, आपके मत का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, लेकिन उस मत का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां उसे किस तरह से देखती हैं, जरा ये भी गौर करिएगा। बिल्कुल राहुल तालान जी, लगातार जितनी देर से हम ये डिबेट कर रहे हैं, जितनी देर से चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा है कि तमाम यहाँ पर जो राजनीतिक दल से जुड़े लोग बैठे हैं, जो भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, सभी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जनता की भी इसमें गलती है। देखिए, जनता की गलती हम नहीं कह सकते, क्योंकि जनता के सामने ऐसी चीजें परोस दी जाती हैं कि जनता को वो चीजें सच लगने लग जाती है। तमाम लुभावने वादे कर दिए जाते हैं, तमाम उनकी समस्याएं सुन ली जाती है, उन्हें लगता है कि वाकई अब हमें वोट दे देना चाहिए, शायद कुछ बेहतरी हो सके, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। देखिए, जनता पे जनता रूल्ड है और वो कानून उसको रूल करता है, लेकिन कानून बनाता कौन है? संसद की भी जिम्मेदारी है। संसद में जो पार्टियां बैठती हैं वो हर एक पार्टी, हर एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि वो सुधारों की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन कई बार तो ऐसे भी होता है जैसे पुलिस सुधारों के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे चुका है, लेकिन क्या उसके बावजूद पुलिस सुधार लागू हो गए? क्या किसी राज्य ने लागू कर दिए? क्या देश में नहीं किए? कौन से हर एक, देखिए, कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं माओवादी वामपंथियों की सरकार है, और कहीं महाराष्ट्र में किसी और की एनसीपी। हर एक राजनीतिक दल कहीं ना कहीं सत्ता में
और जो बड़े बड़े सुधारों के वादे करके आए जैसे केजरीवाल जी हैं यहाँ दिल्ली में, तो लेकिन क्या ये सब लागू किए गए? जो निर्देश भी दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो आज उन पे कुंडली मार के राज्य सरकारें बैठी हुई हैं? नहीं बैठी हुई हैं। पुलिस सुधारों पे बिल्कुल बैठी हुई है, इसको कोई पार्टी नहीं नकार सकती है। वैसे ही जब सुधार आएंगे और इलेक्शन कमीशन अगर सुधारों की एक पहल कर भी ले, बहुत मजबूत पहल कर भी दे, तो फिर सरकार क्या उनको लागू करेगी? क्या उन पे कुंडली मार के नहीं बैठ जाएंगे? या सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर दे तो कितने दिन में उन निर्देशों को पालन किया जाएगा? देखिए, प्रॉपर एक सिस्टम की जरूरत है, गाइडलाइन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट एक टाइम ड्यूरेशन में गाइडलाइन दे कि इतने दिन में ये सुधार लागू होने चाहिए, और इसके लिए जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व हो इन सारी चीजों में, और तब ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन तब वो होंगी तो तब अच्छे से इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हमें ये भी सोचना है कि सुधार लागू कर देना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन भी देखना है कि इंप्लीमेंटेशन वैसे होगा। जैसे बहुत सारी समस्याएं, जैसे वो बोल रहे हैं कपीश जी की राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लिखवाते रहते हैं, तो उसके लिए भी एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड बंदा जिसके चुनाव लड़ने की संभावनाएं, उसके इतने ड्यूरेशन में उसको अगर जो कोई उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है तो उसका कितनी जल्दी निपटारा हो जाए, या अगर वो दोषी है तो दोषी करार दे दिया जाए, अगर निर्दोष है तो निर्दोष करार दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का सिस्टम नहीं बन सकता, सिस्टम बन सकता है, क्योंकि अगर ये इस देश में हम सिस्टम नहीं बनाएंगे तो देश इतने अच्छे से नहीं चल पाएगा। आपको अगर जो डेमोक्रेसी ले लिया आपने वैसे, तो वहां से बहुत सारी चीजें और भी लेनी है। आपको पुलिसिंग लेनी है, आपको अपनी ये राजनीतिक दल कैसे काम करेंगे, कोई भ्रष्टाचारी नहीं होगा, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, राजनीतिक पार्टी उन्हें संरक्षण नहीं देंगी, ये भी लेने की जरूरत है। हमें सिर्फ डेमोक्रेसी को ले लेना। मैं रोकना चाहूंगी कपिल जी, एक छोटा सा कमेंट, समय की कमी है मेरे पास। देखिए, बहुत सीधी सी हम एक बात कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम से ही चुनाव आयोग गवर्न करता है, और उस अधिनियम को किसने बनाया है? भाई सीधी सी बात, हमारे सांसदों ने मिल करके बनाया। जब बहुमत की सरकार होती है तो वो बहुत आसानी से कर लेती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था 3 तलाक, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के आई, पहले ऑर्डिनेंस कराया, उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदा अधिनियम पारित करा दी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस समय इतने बहुमत से इन वर्षों में है कि अगर वो चाहे तो बहुत आराम से जनप्रतिनिधि कानून को परिवर्तित कर सकती है, उसमें तमाम सुधार ला सकती है, उसमें किसी अन्य दल और पब्लिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इस पर करती है, हम लोग से राय मशवरा करेगी, तो हम लोग बिल्कुल देंगे, अपने सुझाव देंगे और उसे सुझाव दिया जाएगा। दूसरी चीज, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें प्रदेश सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो चुनाव है वो चुनाव केंद्रीय समिति का, केंद्रीय सूची का विषय है, और इस तरीके से अगर कोई भी संशोधन हो सकता है तो उसमें जो केंद्र में सरकारें होती हैं वही कर सकती हैं, इसलिए इसमें प्रदेश सरकारों को शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज, जब तक 1861 का पुलिस अधिनियम नहीं बदलेगा तब तक बहुत सी चीजें नहीं बचेगी। बिल्कुल कपिल जी, मेरे पास समय की कमी है, मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी उपचुनाव होने हैं, 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, और सभी जो प्रत्याशी हैं, करीब इसमें से 88 प्रत्याशी ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि दागी हैं, जिन पर या तो कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है, या फिर उनकी संपत्ति अधिक है, या फिर वो इतने शिक्षित नहीं है। अब देखना होगा कि जिस तरह से ये चर्चाएं हो रही हैं, इसका असर जनता पे कितना पड़ता है। बिल्कुल, अगर देखा जाए आज की चर्चा आपके लिए बहुत जरूरी है, और उसको जरूर आप देखिए और सोचिए। आपकी बार जब वोट डालने जाएं तो ध्यान रखिएगा कि दागियों को वोट नहीं देना है, वरना बाद में अगर भ्रष्टाचार होता है या फिर कोई वारदात होती है तो आप ही को दोषी ठहराया जाएगा कि वोट का इस्तेमाल करके आप ही ने इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता पर काबिज किया है। फिलहाल इस चर्चा में इतने तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर।